नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम, जिसमें हम आपको बताते हैं कृषि संबंधित तमाम नई जानकारियों के बारे में, बताते हैं आपको कि कैसे बेहतर तरीके से आप पशुपालन कर सकते हैं, कौन कौन सी नई तकनीक है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले बात होगी विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में बात होगी फार्मिंग इंडिया की। आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बरसात के मौसम में कैसे छोटे बछड़ों का ख्याल रखें। इसके बाद मुलाकात करवाएंगे कामयाब किसान सतीश कुमार से और अंत में जानकारी देंगे कृषि अवसंरचना कोष के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। आज के आधुनिक युग में कृषि भी आधुनिक हो चली है और ऐसे में मशीनों पर निर्भरता भी लगातार बढ़ रही है और इसको लेकर सरकार की तरफ से भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में डीडी किसान के स्टूडियो, जहां से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त आयुक्त विजय कुमार काले जानकारी दे रहे हैं कि कैसे मशीनों को लेकर सरकार की तरफ से कई तरह की पहल की जा रही है। हमारे कृषि में कृषि यंत्रीकरण का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आज के दौर में अगर हम लोग प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो कृषि यंत्रीकरण का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि आप अगर लेबर रिक्वायरमेंट की बात करें या मान लीजिए कि हमारे जो विभिन्न घटक होते हैं, जो इनपुट घटक होते हैं, जैसे कि रासायनिक खाद हो गया या मान लीजिए पेस्टिसाइड्स हो गया या सीड्स हो गए, जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं और इनकी सेविंग अगर आपको करना है, अगर उसको जुडिशियसली यूज़ करना है तो कृषि यंत्रीकरण का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इसी को मद्देनजर देखते हुए भारत सरकार ने जो है कृषि सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन नाम की जो स्कीम है वो पूरे भारतवर्ष में इसको इंट्रोड्यूस की है और इसके तरह जो है किसानों को जो है हम अनुदान प्रदान करते हैं। जैसे कि जनरल किसान हैं, जनरल कैटेगरी के किसान हैं, तो हम लोग लगभग उसको 40% की सब्सिडी दिया जाती है। अगर मान लीजिए कि जो बाकी जो कैटेगरीज के SC STs हो गई, महिला हो गई, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के फार्मर्स हैं, उनको हम लोग 50% तक इसको सब्सिडी प्रदान करते हैं। साथ साथ में अगर हम कस्टम हायरिंग सेंटर अगर आप स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए हम 40% सब्सिडी देते हैं और अगर किसान का समूह आप अगर बनाते हैं तो उसमें हम लोग लगभग 80% तक हम लोग सब्सिडी प्रदान करते हैं, लेकिन जो कि 10 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट तक की लिमिट होती है। और अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए स्पेशल हमारी कैटेगरी है, जो कि हम लोग 95% तक हम लोग सब्सिडी प्रदान करते हैं किसानों को। तो इस तरह अगर किसान पूर्णतः से अगर फायदा उठाएंगे तो नेचुरली उनको जो है अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं और अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। आइए कृषि दर्शन में नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। बरसात का मौसम फसलों, मनुष्य और पशुओं सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमें इसका बेसब्री से इंतजार रहता है। लेकिन पशुपालकों को इस मौसम में खास ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बरसात के साथ कई तरह की समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। खास तौर पर छोटे बछड़े और कटरों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। कैसे इस मौसम में उनके आहार, आवास का ध्यान रखें ताकि वो स्वस्थ बने रहें, आइए जानते हैं। भारत में बछड़ों की मृत्यु दर 20 से 40% है, जबकि विकसित देशों में ये 10% से भी कम दर्ज किया गया है। इसका सीधा मतलब है कि हमारे देश में छोटे बछड़ों और कटरों की ज्यादा देखभाल की जरूरत है। आंकड़े बताते हैं कि हमारे यहाँ जन्म से लेकर 1 महीने तक का समय बछड़ों के लिए काफी चुनौती भरा है। इसी उम्र के इनकी मृत्यु दर सबसे अधिक है। दूसरी ओर भैंसों में मादा कटरों के मुकाबले नर कटरों के मरने के ज्यादा मामले होते हैं। मृत्यु दर के इस पैटर्न पर मौसमी बदलाव भी असर डालते हैं। इसके अलावा कम वजन लेकर पैदा होने वाले बछड़ों के मरने की संभावना ज्यादा वजन वाले बछड़ों की तुलना में अधिक होती है। दूसरी ओर विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि 3 महीने की उम्र तक कटरों और बछड़ों को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। जहाँ तक बरसात का सवाल है तो इस मौसम में जूं और किलनी लगने की समस्या रहती है।
साथ ही हल्का सा जख्म होने पर उस पर मक्खियां बैठ जाती हैं और कीड़े लग जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि बाड़े की साफ सफाई रखें। खास तौर से नवजात पशुओं को बारिश में भीगने से बचाएं और उन्हें सूखी जगह पर बांधें। इस मौसम में पशुओं को 2 तरह के परजीवियों का खतरा रहता है। जूं और किलनी बाहरी परजीवी है, जबकि पेट के कीड़े अंदरूनी। बारिश के दिनों में बड़े और छोटे दोनों ही तरह के जानवरों के पेट में कीड़े पड़ने की संभावना रहती है। कई बार गाय और भैंस के नवजात बच्चे पेट में कीड़ों की वजह से मर जाते हैं। बछड़े के मर जाने पर माता उदास रहने लगती है और दूध देना कम कर देती है। इसलिए पशु चिकित्सकों का कहना है कि जैसे ही बरसात का मौसम शुरू हो, नवजात बछड़े को पेट के कीड़े मारने की दवा दे। उसके बाद हर 15 दिन के अंदर दवा पिलाते रहे। जूं या किलनी चमड़ी पर चिपककर पशुओं का खून चूसती है और उनको कमजोर बना देती है। इसके साथ साथ ये छूत की बीमारी भी बढ़ाती है। ध्यान रहे, जब भी कोई समस्या आए तो पशु चिकित्सक की सलाह जरूर ले और उसी की सलाह से उपचार करें। संकर नस्ल के पशुओं में बाहरी परजीवी से बचाव के लिए हर 15 दिन पर पशुशाला में सही दवा का छिड़काव करें। छोटे बछड़े को कई तरह की घातक बीमारियां भी हो जाती हैं। इनमें बछड़ा परिमार्जन, निमोनिया, दस्त और खुरपका मुंहपका प्रमुख हैं। इसलिए बछड़े का टीकाकरण कराएं। याद रहे, छोटे बछड़े को मादा पशु से अलग रखना है। उसके शरीर पर जब भी कोई गंदा पदार्थ लगे तो उसे तुरंत हटा दें। कोई बछड़ा अगर बीमार हो गया है तो उसे स्वस्थ बछड़ों से अलग रखना है। अगर आप चाहते हैं कि बड़ा होकर आपका बछड़ा स्वस्थ और रोग मुक्त हो तो उसके वजन और खान पान का भी ख्याल रखना होगा। 4 दिन से 4 सप्ताह तक के बछड़े का वजन आमतौर पर 25 किलो होता है। उसे रोजाना 2.5 लीटर दूध पिलाना है और हरी घास कम मात्रा में देनी है। 4 से 6 हफ्तों के बछड़े का वजन 30 किलो के आसपास होना चाहिए। इसे रोजाना 3 लीटर दूध पिलाएं और हरी घास कम मात्रा में दें। फिलहाल बारिश का मौसम नहीं है, कई जगहों पर गर्मी पड़ रही है। ऐसे में छोटे पशुओं को ज्यादा तापमान और लू के थपेड़ों से बचाने की जरूरत है। इसके लिए उन्हें ठंडी जगहों पर बांधें। छोटे बछड़ों के लिए पीने का साफ पानी हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए। जन्म के बाद गाय भैंस का पहला दूध बछड़े को जरूर पिलाएं। इसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी।
इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं सफल डेयरी फार्मिंग को अपनाने वाले सतीश कुमार से, जिन्होंने डेयरी फार्मिंग के साथ साथ जैविक खेती को भी अपनाया और कामयाबी हासिल की। उन्होंने इस तरीके के कदम उठाए हैं जिससे लगातार सफलता उनके कदमों को छू रही है, साथ ही वो अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा साबित हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं सतीश कुमार की कामयाबी की कहानी कृषि स्टार्टअप में। सतीश कुमार करनावल, मेरठ, उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक प्रगतिशील किसान हैं। सतीश कुमार एक ऐसे नायक हैं जिन्होंने जैविक खेती, डेयरी फार्मिंग, मत्स्य पालन समेत अनेक क्षेत्रों में सफलता की नई नई बुलंदियों को छुआ है। उन्होंने ये बता दिया है कि सफलता कहीं आकर ठहरती नहीं है। एक सफलता दूसरी सफलता को जन्म देती है और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। इनके पिता खेती करते थे। सतीश ने उन्हें कड़ी मेहनत करते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने पाया था कि उनकी मेहनत जितना उन्हें खेती से कोई फायदा नहीं होता था। उस समय पर ना तो ट्रैक्टर था और ना ही बिजली का कोई साधन और ना ही सिंचाई का कोई साधन था। ये सब देख सतीश हमेशा सोचते थे कि वे उनके लिए कुछ करें जो काम आ सके। बचपन में सतीश पढ़ने लिखने के साथ साथ खेतों पर जाकर अपने पिता का खेती में हाथ भी बटाया करते थे। इंटर तक पढ़ाई करने के बाद सतीश ने पिता की मदद करने के उद्देश्य से खेती को चुन लिया। सबसे पहले उन्होंने अपने खेत में गन्ना बोया, कोल्हू से रस निकाला, गुड़ बनाकर बाजार में बेचा, बैलों से हल चलाया। वो हमेशा से खेती से जुड़ा कोई व्यवसाय करना चाहते थे। काफी सोच विचार करने के बाद और दोस्तों से विचार के बाद इन्होंने डेयरी व्यवसाय शुरू करने की सोची। इन्होंने 4 से 6 गायों के साथ अपने घर से ही इस काम की शुरुआत की। उन्होंने अपने इस काम में सरकार की भी मदद ली। कृषि विज्ञान के वैज्ञानिकों ने भी उनकी भरपूर मदद की। धीरे धीरे उनका काम चलने लगा, पशुओं की संख्या बढ़ने लगी। सतीश ने इस काम को बड़ी मेहनत और लगन से किया। पशुओं की तादाद बढ़ी तो सतीश ने भी बड़ा फार्म बनवा लिया। काम करने के लिए आदमी भी रख लिए। इसके बावजूद सतीश पशुओं को चारा देना, उनको नहलाना, उनकी आराम की व्यवस्था करना तथा उनकी देखभाल खुद ही करते हैं। उनकी कड़ी मेहनत के कारण उनका डेयरी फार्म पूरे गांव में सबसे बड़ा डेयरी फार्म बन गया है। सतीश के डेयरी फार्म में चारा काटने की मशीन अलग से लगाई गई है। इस बात का भी खास ख्याल रखा जाता है कि पशुओं को दिया जाने वाला चारा ताज़ा हो। इतना ही नहीं, पशुओं को गर्मी और सर्दी से बचाने की व्यवस्था भी यहाँ की गई है। इसके लिए बाकायदा बायोगैस प्लांट भी लगाया गया है। ये प्लांट फार्म के पशुओं के गोबर से तैयार किया गया है। ये प्लांट सतीश कुमार की दूरदर्शिता और उनकी तरक्की पसंद सोच को दर्शाता है। डेयरी फार्म के साथ साथ उन्होंने अपने खेतों पर जैविक खेती की शुरुआत की। वो जानते हैं कि जैविक खेती से न सिर्फ गुणवत्ता के उत्पाद मिलते हैं, बल्कि आमदनी भी बढ़ाई जा सकती है। आज सतीश कुमार ने बड़े पैमाने पर जैविक विधि द्वारा गन्ना पैदा किया है। उनके द्वारा उगाए गए गन्ने से बने गुड़ का दाम बाजार में मिल रहे अन्य गुड़ों से कहीं ज्यादा है। सतीश कुमार ने जैविक खेती में भी कमाल की कामयाबी हासिल की है। डेयरी फार्मिंग और जैविक खेती के बाद मत्स्य पालन में भी सफलता पाई है।
सतीश कुमार अपने साथ साथ अन्य किसानों की भी सफलता हासिल करने में मदद करते हैं। गांव के किसान उनके पास आकर उनसे सलाह लेते हैं और समस्या का समाधान भी पाते हैं और आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है। सतीश कुमार अपने कस्बे का जाना पहचाना नाम बन चुके हैं। हर कोई आज उनसे प्रेरणा ले रहा है। तो ये था हमारा आज का कृषि स्टार्टअप, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे डेयरी फार्मिंग को कामयाब बनाया जा सकता है और अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। और ऐसा ही कुछ कर दिखाया सतीश कुमार जी ने भी। इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात होगी कृषि अवसंरचना कोष की, बताएंगे आपको फार्मिंग इंडिया में। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में हम आपको जानकारी देते हैं कृषि जगत की तमाम हलचलों के बारे में। आज हम आपको बताने वाले हैं कृषि अवसंरचना कोष के बारे में। जी हां, सरकार किसानों की बेहतरी और उनके आर्थिक विकास के लिए लगातार कदम उठा रही है और उन्हीं में से एक है कृषि अवसंरचना कोष। आइए जानते हैं कैसे इसे कृषि जगत को गति मिल रही है, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
कृषि अवसंरचना कोष केंद्रीय सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए बनाई गई एक योजना है। इस योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद कृषि अवसंरचना प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित परियोजनाओं में निवेश के लिए माध्यम और दीर्घकालिक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से किसान फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत मिलने तक उसे सुरक्षित रख सकेंगे। इस योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की विशेषताओं की बात करें तो फसलों की कटाई के बाद अनाज के प्रबंधन हेतु अवसंरचना का विकास करना, उपज बढ़ाने के लिए सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए धन उपलब्ध करना, लिए गए ऋण पर सब्सिडी और बैंक गारंटी के माध्यम से किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमों को निवेश बढ़ाने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना प्रमुख है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधारित तंत्र को मजबूत करना है, जिससे देश के बड़े बाजारों तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित की जा सके और साथ ही नवीन तकनीकों के माध्यम से फाइटोसैनिटिक मानदंडों को पूरा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों की पहुंच बढ़ाई जा सके। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण की सुविधा दी गई है। इस योजना के तहत ऋण पर ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही ऋण जारी करने वाली संस्था को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर बैंक गारंटी सरकार द्वारा दी गई है। इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से 2029 यानी 10 वर्ष तक निर्धारित की गई है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्राथमिक कृषि साख समितियां, विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स पात्र हैं। ये ऋण 4 वर्षों में वितरित करने का लक्ष्य है। कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा रही है। ये प्लेटफॉर्म सभी योग्य संस्थाओं को ऋण के लिए आवेदन करने में सुविधा प्रदान कर रहा है। इच्छुक व्यक्ति या संस्थान पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन से पहले अलग अलग बैंकों द्वारा प्रस्तावित ऋण दरों के बीच तुलना करके बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में पारदर्शिता, ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी सहित योजना विवरण, न्यूनतम दस्तावेज, अनुमोदन की प्रक्रिया के साथ साथ अन्य योजना लाभों के साथ एकीकरण जैसे लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं, हमारे किसान उससे जरूर लाभ लेंगे। इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि अब आप कृषि दर्शन हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि इस QR कोड को आप स्कैन करें और देखें DD किसान के YouTube चैनल पर कृषि दर्शन। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। हमारा पता भी नोट कर लें, कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें आपके पत्र और आपके ईमेल्स का इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन कृषि दर्शन के नए अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।